नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 to 20 Feb 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, जहां पर हम दो लिस्ट, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे मनी बिल के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ रेपुटेशन वर्सेस राइट टू डिग्निटी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है अमेंडमेंट टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में कुछ अमेंडमेंट करने वाला है। ऑलराइट, तो ये अमेंडमेंट्स क्या होने वाले हैं, एक बार इन अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या पॉइंट को ऐड किया जाना है? सबसे पहले देखिए, जो सारे पॉइंट्स है ना, ये डीएम को पावर देते हैं। डीएम कौन है? आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सारे के सारे जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट होने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स डीएम को स्पेशल पावर्स देते हैं। ठीक है, सबसे पहला पावर क्या दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को? जो एडॉप्शन से रिलेटेड ऑर्डर्स वगैरह होंगे और जो मॉनिटरिंग और उनके इंप्लीमेंटेशन होते हैं, एडॉप्शन से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं उनका जो इंप्लीमेंटेशन होता है, उसको करने की पावर किसके पास होगी? डीएम के पास होगी। ठीक है, उसके बाद अगली पावर जो डीएम होगा और जो एडीएम होगा यानी कि एडिशनल डीएम होगा, उसके बाद ये पावर होगी कि जो भी कोई ऐसी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए, वो डीएम के अंडर वर्क करेंगी। ठीक है, यानी कि सारी की सारी एजेंसीज डीएम के अंदर वर्क करेंगी। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ये भी डीएम के अंदर फंक्शन करेगा। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई शेल्टर होम वगैरह सेटअप करना हो बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी आपके पास परमिशन होनी चाहिए डीएम की दी हुई। ठीक है, उसके अलावा डीएम जो होगा वो अपनी खुद की तरफ से फंक्शन कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है या फिर स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स या फिर रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, ठीक है, इनके हेड के तौर पर या फिर इनकी जो फंक्शनिंग है उसमें वो डायरेक्टली अपना रोल प्ले कर सकता है। अब बात डिस्कस करते हैं हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट है सबसे पहले लेकर आया गया था 2000 में। ठीक है, फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट होते रहे। किसके द्वारा लेकर आया गया था? तो ऑब्वियस ही बात है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्रीज के द्वारा लेकर आया गया होगा इसको। ओके, उसके अलावा इसका क्या काम है, क्यों इसको लेकर आया गया था इस एक्ट को? तो कॉम्प्रहेंसिवली एड्रेस चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉस एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, बच्चों की देखभाल के लिए और उनके खिलाफ कोई हरकत वगैरह ना कर रहा हो, कोई मिसबिहेव वगैरह ना कर रहा हो। ठीक है, उन सारी बातों को इंश्योर करने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या किया जाता है इस एक्ट के द्वारा? तो देखिए, इस एक्ट के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वगैरह को सेटअप किया जाता है और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज को सेटअप किया जाता है, वो भी हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और उन कमिटीज में से मिनिमम एक वुमेन होना जरूरी है। उसके अलावा इस एक्ट के द्वारा एक बॉडी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। उस बॉडी का नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा। ठीक है, इस बॉडी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इलीगल काम्स वगैरह जितने भी होते हैं बच्चों के अगेंस्ट, उन सबको रोकने का काम करता है। और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाई जाती है बच्चों के काम के लिए, तो उन्हें भी किसकी परमिशन लेनी होगी? उन्हें इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है? देखिए, पाकिस्तान को 2018 से ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, अब 21 के लिए भी पाकिस्तान का रिजल्ट आना बाकी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस तो यही हैं कि अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, अब ग्रे लिस्ट है क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज यानी कि आपकी जो G7 कंट्रीज हैं, उनके द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को स्टैब्लिश किया गया था। कब? 1989 में।
ओके, क्यों स्टैब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को? तो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ठीक है, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। अब बात ये आती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद क्या है, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया? देखिए, मकसद क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का? ऐसे कोई भी काम वगैरह होते कराए किए जा रहे हैं कंट्रीज के द्वारा जो कि क्या कर रहे हैं, टेररिज्म को बूस्ट दे रहे हैं या फिर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सारे फंक्शनिंग को स्टॉप करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। मेनली ये मॉनिटरिंग वगैरह करने का काम करती है, कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल बना के रखती है, और कोई इलीगल एक्टिविटीज सच एज मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की एक्टिविटीज होती है, टेरर फंडिंग की एक्टिविटीज होती है, उनको कर्व करने का काम होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है, इट कंप्राइजेस 37 मेंबर्स, jurisdiction and 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। इट आल्सो हैज ऑब्जर्वर एंड एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे आपको याद रखना है कि 37 मेंबर्स होते हैं इसके जुरिडिक्शन के लिए और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, ठीक है। चलिए अब ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दोनों ही लिस्ट में उन कंट्रीज को ऐड किया जाता है जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली टेरर फंडिंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ग्रे लिस्ट जो होती है वहां पर क्या कंसिडर किया जा सकता है कि आपकी जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अभी ये ग्रे लिस्ट में है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो सेफ हेवन है, किसके लिए? टेरर फंडिंग के लिए, यानी कि टेररिस्ट को यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, बहुत मजे खुशी से टेररिस्ट इन कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है। और अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कि ये वो जो कंट्री है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है टेरर फंडिंग में, ठीक है, ओके। क्या होगा अगर आपको ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा? तो देखिए, आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगाए जा सकते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको लोन लेने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी कंट्रीज में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आते हैं, आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जाए वर्ल्ड बैंक से या फिर IMF से, तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह आपका कम हो जाएगा और इंटरनेशनल बॉयकॉट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है मनी बिल से। क्या होता है मनी बिल? सभी ने पढ़ा है इसके बारे में पॉलिटी में, मैं आपको बेसिक मनी बिल के बारे में बता देता हूं। उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज कंटेस्ट, क्यों मनी बिल न्यूज में आया। देखिए, अभी क्या होने वाला है ना, बजट सेशन चल रहा है, उसके कारण बहुत सारे ऐसे एक्ट वगैरह हैं, ठीक है, जिनको अभी पास किया जाना है। बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो एक्ट बन जाएंगे, ओके। तो हुआ क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने उन बिल्स को एज अ फाइनेंशियल बिल या फिर मनी बिल के तौर पर लोकसभा में प्रेजेंट किया है, ठीक है। लेकिन जो पार्टी इन अपोजिशन है, जैसे कांग्रेस जो है, उन्होंने क्या बोला है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप इन बिल्स को मनी बिल का स्टेटस ना दें, ठीक है। अब देखिए क्यों ऐसा बोला गया, क्या कंटेस्ट है, क्यों मनी बिल को लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो मनी बिल डिक्लेयर करता है, किन बिल्स को डिक्लेयर किया जाता है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो राज्यसभा के पास ना बहुत लिमिटेड पावर होती है मनी बिल से रिलेटेड, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा लोकसभा इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अमेंडमेंट मेड बाय राज्यसभा ऑन मनी बिल्स। ये 2 पॉइंट याद रखिए, बाकी बातें मैं आपकी स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, मनी बिल जो है वो कहां पर मेंशन है, तो ये हमारे आर्टिकल नंबर 110 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। क्या बताया गया है इसमें बताया गया है कि अगर सरकार को किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह करना है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा वगैरह बाहर निकालना है, ओके, टैक्स वगैरह में कोई चेंजेस करने हैं, तो उससे रिलेटेड आपको एक बिल पेश करना होगा और वो होगा हमारा मनी बिल, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 110 जो है क्या बोलता है, इन केस वेयर अ डिस्प्यूट अराइजेज ओवर वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द लोकसभा स्पीकर डिसीजन ऑन द बिल शैल बी कंसिडर्ड फाइनल। यानी कि लोग, अब ये जो बिल है
ये मनी बिल होगा या नहीं होगा, इसकी फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी बिल को मनी बिल बोल सकता है और उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ऑलराइट, ठीक है। लोकसभा के पास ही सारी पावर्स होती है मनी बिल से रिलेटेड, ठीक है। अगर ये बिल एक बार लोकसभा से पास हो गया तो इसके बाद ये कंसिडरेशन के लिए जाता है राज्यसभा के पास, ठीक है। राज्यसभा जो है वो 14 दिनों के डेज के अंदर जो भी कंसिडरेशन उन्हें करने हो, चेंजेस वगैरह करने हो, वो सुझाव दे सकता है लोकसभा को, लेकिन उसके द्वारा दिए गए सजेशंस लोकसभा को मानने हैं या नहीं मानने हैं, लोकसभा इसके लिए बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। लोकसभा चाहे तो माने, नहीं चाहे तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा के पास बिल्कुल भी पावर नहीं होती है मनी बिल से रिलेटेड, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा फाइनल अथॉरिटी जो होती है मनी बिल से रिलेटेड किसके पास होती है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि मनी बिल के अंदर आएंगे? सच एज हमें टैक्स वगैरह से रिलेटेड क्या करना हो, इंपोजिशन करना हो, किसी टैक्स को हटाना हो, रेमिशन हो, अल्टरेशन वगैरह करना हो, रेगुलेशन करना हो टैक्स का, तो वो मनी बिल के अंदर आएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई बोरिंग वगैरह हो, ठीक है, वो भी मनी बिल के अंदर आएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे वगैरह निकालना हो, विड्रॉल करना हो, वो भी मनी बिल के अंदर आएगा, ठीक है। ये सारे चीज़ें आती हैं मनी बिल के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है राइट ऑफ रेपुटेशन वर्सेस राइट टू डिग्निटी से। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक जर्नलिस्ट के अगेंस्ट किस चीज़ का, डिफेमेशन का केस किया था। किस चीज़ के लिए? क्योंकि जो जर्नलिस्ट है उन्होंने उन्हें अक्यूज किया था फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। ओके, चलिए कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है? कोर्ट ने ये बोला है कि द राइट ऑफ रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी कि यहां पर इस जजमेंट में राइट ऑफ लाइफ एंड राइट टू एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, इसको ज्यादा वेटेज दिया गया है कोर्ट के द्वारा ओवर राइट ऑफ रेपुटेशन, ठीक है। राइट टू रेपुटेशन कहां से निकल कर आता है? अगर आपसे कोई ये बात पूछता है तो आप उसे बताएंगे आर्टिकल नंबर 21 से। देखिए ये जो दोनों ही पॉइंट्स है ना, ये आपके आर्टिकल नंबर 21 से ही निकल कर आते हैं। राइट टू रेपुटेशन भी आर्टिकल 21 से ही आता है और राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी ऑफ वुमेन ये भी आर्टिकल 21 से ही आता है, ठीक है। राइट टू रेपुटेशन, अगर कोई आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करता है तो आप क्या कर सकते हो? उसके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हो। और डिफेमेशन का केस कहां पर मेंशन है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन है? तो बिल्कुल भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेमेशन कहीं भी मेंशन नहीं है। ये इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 499 में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद राइट टू लाइफ, ये अभी आपका आर्टिकल 21 से निकल कर आता है। क्या बोलता है आर्टिकल 21? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ इट्स लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। इट कन्फर्स ऑन एवरी पर्सन द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों पॉइंट्स आर्टिकल 21 से निकल कर आते हैं, ठीक है। राइट टू लिव विथ डिग्निटी, ये भी जो है वो आता है आपका आर्टिकल 21 से निकलकर। ये कब ऐड किया गया था? तो इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? उन्होंने एक नई डायमेंशन दी थी आर्टिकल 21 को और उन्होंने बोला था राइट टू लिव इज नॉट मेयरली अ फिजिकल राइट बट इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। ओके, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वुमेन हैज अ राइट टू पुट हर grievances at any platform of her choice and even after a decade, ठीक है। देखिए जो मीटू मूवमेंट है उसके ऊपर कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि आप इतने साल तक कहां थे, ठीक है ना। किसी वुमेन के अगेंस्ट क्या हुआ था? सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह का इंसिडेंट हुआ होगा आज से करीब 10 साल पहले, लेकिन वो इतने सालों बाद आकर क्यों बोल रही है? तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कोर्ट ने उन चीजों को कंसिडर किया, उन रीजंस को कंसिडर किया और ये बात बोली कि वुमन चाहे तो कई दशकों बाद भी अपनी प्रॉब्लम्स को प्लेटफॉर्म पर रख सकती है अगर उसे किसी भी प्रकार का उसके साथ मिसबिहेवियर या फिर सेक्सुअल हरासमेंट का केस वगैरह हुए हों तो, ठीक है। डिफेमेशन के बारे में डिस्कस करना है। डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन दोनों प्रकार का हो सकता है, सिविल रॉन्ग या फिर क्रिमिनल ऑफेंस, दोनों ही हो सकते हैं। यानी कि आपको जेल भी हो सकती है और फिर फाइन भी भरना पड़ सकता है, ठीक है।
कहाँ पर मेंशन है बता चुका हूँ मैं आपको, सेक्शन 499 में मेंशन है, ठीक है। और सेक्शन 499 जो है, आपने किसी को कुछ बोला हो, साइन वगैरह का यूज़ किया हो, कहीं पर लिखा हो, उन सारी चीज़ों को डिफेमेशन के अंदर कंसीडर किया जा सकता है अगर आप किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो। ओके, चलिए इसके अलावा पनिशमेंट कहाँ पर मेंशन है, तो सेक्शन 500 में मेंशन है, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगर आपको डिफेम किया जा रहा है और आप केस जीत जाते हो तो सामने वाले व्यक्ति को पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, जेल भी जाना पड़ सकता है 2 साल के लिए, और फाइन वगैरह भी देना पड़ सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है डिफेमेशन के केस की, उसको अपहोल्ड किया था, ठीक है। बस इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो गाइस दैट वाज द लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।